हेलो गाइस, आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण जो कि सभी के लिए उपयोगी है। देखिए, हर एक भाषा का व्याकरण होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, या आपका रूस की भाषा हो, रसियन हो, कोई भी भाषा हो, हर एक भाषा का व्याकरण होता है। जैसे हम इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं तो वैसे हिंदी का भी व्याकरण होता है, संस्कृत का भी व्याकरण होता है। तो आज हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये समझ लें भाषा। भाषा तो भाषा की व्युत्पत्ति कैसे हुई, भाषा शब्द कैसे बना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो भास धातु, ये जो भास लिखा है, ये भास क्या है? धातु है। इस भास धातु में आ प्रत्यय के योग से, आ प्रत्यय का योग मतलब आ प्रत्यय के जुड़ जाने से, ये आ जो है ये प्रत्यय, किसी शब्द के अंत में जो जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और किसी शब्द के जो प्रारंभ में जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो इस भास धातु में यहाँ पर आ प्रत्यय जुड़ा है, शब्द के अंत में जुड़ा है, तो इसलिए ये प्रत्यय। तो भास धातु में आ प्रत्यय के जुड़ जाने से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ बोलना या कहना होता है, या बोला हुआ या कहा हुआ होता है। जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाषा के रूप। तो भाषा के देखिए मुख्यतः दो ही रूप हैं, एक मौखिक रूप और एक लिखित रूप। मौखिक रूप ये होता है जैसे हम बोल के व्यक्त करते हैं, किसी से हम अपने विचार या भाव बोल करके व्यक्त करते हैं, तो वो भाषा का कैसा रूप है? मौखिक रूप है। लेकिन मौखिक रूप हमारा हो गया पहला। दूसरा लिखित रूप, अगर हम उसी जो मौखिक जो हम सोचे जो भी चीजें उसको हमने लिख दिया तो वो लिखित रूप हो गया। तो भाषा का दूसरा रूप लिखित रूप हो गया और पहला रूप मौखिक रूप हो गया। मुख्य रूप से यही दो रूप होते हैं, लेकिन एक तीसरा भी रूप है। तो इस वजह से भाषा के कितने रूप हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। उस तीसरे रूप का नाम है सांकेतिक। तो भाषा का सांकेतिक रूप ये ऐसे होता है जैसे हम संकेतों में किसी से कुछ बोलते हैं, जैसे किसी को बुलाना हुआ तो ऐसे बुलाते हैं ना, इधर आ जाओ, तो ये सब क्या है? सांकेतिक रूप है। तो इसी तरह भाषा के 3 रूप है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाषा के अंग। भाषा के अंग, भाषा के अंग मतलब पार्ट। इस पे अगर आते हैं तो देखिए सबसे छोटा जो पार्ट है वो है ध्वनि। हमारा मुंह से निकला हुआ जो भी हम आवाज निकालते हैं वो क्या है? ध्वनि है, जो भी हमारे प्रस्फुटित होता है हमारे मुंह से। तो ध्वनि जो है सबसे पहला है भाषा के अंग में। ध्वनि से, ध्वनि को जब हम लिख लेते हैं, ध्वनि का जब हम लिखित रूप जो होता है वो हमारा वर्ण कहलाता है। फिर उसके बाद वर्णों के संयोग से शब्द बनता है, वर्णों का सार्थक संयोग होना चाहिए। फिर शब्दों के समूह से, शब्दों का, कई शब्दों का सार्थक समूह वाक्य बनता है। और देखिए व्याकरण, व्याकरण भी जो है, व्याकरण के अंतर्गत ही तो हम सब पूरा भाषा का समझते हैं, किसी भी भाषा के बारे में। ठीक, आगे बढ़िए। तो देखिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। और अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो क्या है? वर्ण है। आगे देखिए, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे देखिए हमने का बोला तो का को हमने यहाँ लिख दिया, तो ध्वनि का लिखित रूप हो गया, तो ये वर्ण कहलाया। च, त, त, आ आदि। ठीक, आगे देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, और व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्ण और माला, वर्णों का एक माला
वर्णों का एक समूह, लेकिन वो समूह कैसा होना चाहिए? एक निश्चित रूप से व्यवस्थित होना चाहिए और क्रम से बधा हुआ समूह होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए और पूर्व निर्धारित होना चाहिए, तब हम उसे वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए वर्णमाला क्या है? व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह है। भाषा, आइए भाषा की एक परिभाषा हम देखते हैं। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से हम अपने भाव एवं विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं एवं दूसरों के भाव एवं विचार को हम ग्रहण करते हैं, भाषा कहलाता है। भाषा के माध्यम से ही हम ऐसा कर पाते हैं। इस परिभाषा को देखिए, वाणी का वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचार, अपने भावनाएं, अपने भाव और अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। दूसरों पर प्रकट करने का आशय यहाँ यह है कि दूसरों को बताता है या दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों एवं विचारों को ग्रहण करता है। विचारों को ग्रहण करता है, भावों को समझता है, भाषा कहलाता है। तो ये समझ लीजिए कि हम भाषा के माध्यम से अपने भाव एवं विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं एवं दूसरों के भावों एवं विचारों को हम समझते हैं, ग्रहण करते हैं। हम लोग का पहला जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पहला टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम सबसे पहले वर्णमाला पढ़ेंगे। देखिए वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला, अभी मैंने इसको बहुत सरल शब्दों में बताया कि ऐसे समझ सकते हैं वर्णों की माला, वर्णों का एक समूह, उसी को हम वर्णमाला कह देते हैं। लेकिन अगर हम इसकी परिभाषा पे जाएं तो देखिए पूर्व निर्धारित, पहले से निर्धारित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित समूह होना चाहिए, या हम कह सकते हैं क्रमबद्ध, लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला होता है या वर्णमाला कहलाता है। जी। पूर्व निर्धारित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित या क्रमबद्ध, लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला होता है या वर्णमाला कहलाता है। ये हमारी परिभाषा होगी। आगे देखिए हिंदी वर्णमाला में, तो देखिए हिंदी वर्णमाला में या हम कह सकते हैं मानक हिंदी में, तो कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 52 वर्ण माने गए। कितना? 52, 52। ठीक जी। आगे देखते हैं तो वर्णमाला के दो भेद होते हैं। दो भेद जानते ही हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट के दो होते हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट, वैसे हिंदी में वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब आते हैं जो मानक हिंदी में 52 वर्ण माने गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए इनकी हम अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले छोटा से शुरू होता है, तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए। अब देखिए यहां तक कुल हमारे 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 हुए। आगे देखिए ओ, आओ, अब हमारे हो गए 11। ये जो 11 हैं ये हमारे स्वर माने जाते हैं। इन्हीं 11 को केवल स्वर माना जाता है। ओ औ के बाद हमारा अन और अ आता है। तो अन और अ को विद्वानों ने न स्वर में रखा ना ही व्यंजन में रखा, इसे एक अलग नाम दिए इन दोनों को। उसे हम कहते हैं अयोग वाह। अयोग वाह। तो अन और अ ये दोनों अयोग वाह हैं, 11 स्वर हैं। अन को हम अनुस्वार कहते हैं। यस सर। अनुस्वार। अनुस्वार। और अ को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग। ठीक जी। उसके बाद हमारा ये स्वर हो गए, स्वर
तो कुल 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह हो गए। अयोगवाह कितने हैं? 2। इसके बाद हमारा व्यंजन आता है। तो क, ख, ग, घ, अंग। फिर आएगा च, छ, ज, झ, ञ। फिर हमारा आता है ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर त, थ, द, ध, न। फिर आएगा प, फ, ब, भ, म। तो ये देखिए 5 के वर्ग है, तो 5 इंटू 5 कह सकते हैं, तो इक्वल टू 25। 5 पचम 25। तो ये 5 के क्रम में होते हैं, इस कारण से इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी करते हैं। वर्गीय व्यंजन और स्पर्शीय व्यंजन भी करते हैं। स्पर्शीय व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। इसके बाद प, फ, ब, भ, म। इसके बाद आता है या, र। तो देखिए या, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन। तो या, र, ल, व के बाद आता है श, 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 ह। ठीक, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन। इसके बाद आता है हमारा, देखिए जो हिंदी वर्णमाला में 52 मानक हिंदी में 52 वर्ण जो है माने गए हैं, उन 52 वर्णों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपके 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 'तत्पश्चात मैंने 25 वर्गीय व्यंजन, क से म तक, ये बताए थे। इसके बाद देखिए य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है। और इसके बाद श, 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 ह, ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन। इसके बाद छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे 4 संयुक्ताक्षर हैं। इसके बाद ड़, ढ़, ये क्या है? उच्छिष्ट ध्वनियां हैं। उच्छिष्ट ध्वनियां। ठीक, तो ये हमारे जो मानक हिंदी में 52 वर्ण थे माने गए हैं, जो उनकी संख्या है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इनको एक बार गिन लेते हैं। तो देखिए 11 स्वर में हमने बताया था आपको, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फोन में, जिस वजह से
इसके बाद की क्लास थोड़ा देर में हुआ। तो देखिए 11 स्वर था हमारा आ से लेकर औ तक, और अयोगवाह में हमारा अन और आ था, ये हमने बताया था। उसके बाद क से मा तक 25 वर्गीय व्यंजन हुए थे। फिर उसके बाद ये 4 यर अलावा अंतस्थ व्यंजन है, श श श है उष्ण व्यंजन है, छ त्र ज्ञ स्र संयुक्ताक्षर है, औड़ा और ढ़ उच्छिष्ट ध्वनि है। अब एक बार इन्हें हम जोड़ लेते हैं। देखिए 52 हो रही नहीं, तो देखिए 11 स्वर 2 अयोगवाह, ये हमारे 13 हो गए। 25 हमारे वर्गीय व्यंजन है। उसके बाद देखिए 4 ये हैं अंतस्थ व्यंजन, 4 हमारे उष्ण व्यंजन है, 4 संयुक्ताक्षर 12, और 2 हमारे उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं, तो 12 2 14 हो गया, तो ये 14। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो 5 3 8 4 12, 12 का 2, 1 हासिल, 2 1 3 1 4 और 1 ये 5। तो देखिए कुल हमारे 52 वर्ण हैं जो मानक हिंदी में माने गए। यही केवल 52 वर्ण हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। अब देखिए हम स्वर की बात करते हैं, ठीक। तो देखिए स्वर होते क्या हैं। तो स्वर उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में हमें किसी और चीजों से सहायता न लेना पड़े, किसी और की सहायता न लेना पड़े, वे स्वर कहलाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सके उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अगर हम व्यंजन की बात करें, तो व्यंजन अगर हम बोलेंगे तो उसमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर वे कहलाते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सके। जैसे छोटा हमें आ बोलना है, आ, तो हम स्वतंत्र रूप से बोल ले रहे हैं। ई स्वतंत्र रूप से, ऊ स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम व्यंजन की बात करें तो का बोल रहे हैं, क लास्ट में देखिए छोटा आ रहा है, तो ये हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पा रहे हैं, इसमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। इसलिए ये क्या है, व्यंजन है। और स्वर क्या है, जिसमें किसी की सहायता न लेनी पड़े। आगे हम उसके बारे में और आगे जानते हैं।